दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है दिल्ली प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक एक्सप्रेस की, जो अपने निर्धारित समय पर चलने वाली होती है और जो उड़ीसा के लिए निकलने वाली थी। जब गाड़ी अपने निर्धारित समय से दिल्ली रेलवे स्टेशन से छूटती है और निकलती है और कुछ दिनों का अपना सफ़र तय करके एक स्टेशन पर पहुंचती है उड़ीसी में, जिस स्टेशन का नाम होता है संगर। संगर स्टेशन पर गाड़ी जब रुकती है तो कुछ यात्री उस गाड़ी में चढ़ते हैं और कुछ पैसेंजर उस गाड़ी से उतरते हैं। पैसेंजरों की भीड़ भाड़ होती है कि वहीं पर तब तक बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश इतनी जोर से होती है कि यात्रियों में भगदड़ मच जाती है। इतनी जोरदार बारिश के कारण यात्री जल्दी जल्दी से उस गाड़ी के अंदर चढ़ने लगते हैं और जो यात्री उतरने वाले होते हैं वो उतर कर जल्दी जल्दी जो प्लेटफॉर्मों पर जो बैठने योग्य जगह होती है उस पर बैठ जाते हैं। तभी उस भगदड़ में एक 25 से 26 साल की लड़की, जिसका नाम अनुपमा होता है, वो पूरी तरह भीग चुकी होती है और यात्रियों की भीड़ में वो गाड़ी की किसी बोगी में नहीं चढ़ पाती है। तब तक गाड़ी चलने लगती है कि तभी अनुपमा, जो ड्राइवर होते हैं, जो पायलटों के डिब्बे होते हैं आगे इंजन, उसी में चढ़ बैठती है। जैसे ही अनुपमा पायलटों वाली उस डिब्बे में, उस बोगी में चढ़ती है जिस इंजन में पायलट खुद खड़ा होता है और गाड़ी को चलाता है, तो वो पायलट जैसे ही इस लड़की को इस स्थिति में देखते हैं कि लड़की अनुपमा चारों तरफ से भीगी हुई थी और वो 24 से 25 साल की थी, जवानी में भरपूर होती है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत होती है। अनुपमा जब उस इंजन में, यानी जहाँ ड्राइवर बैठे होते हैं, जहाँ पायलट होते हैं, बैठकर गाड़ी चलाते हैं, उसी में चढ़ जाती है और जैसे ही वो ड्राइवर इस अनुपमा को देखते हैं तो उनकी इस लड़की की खूबसूरती को देखकर वो तंग रह जाते हैं। लेकिन अनुपमा उस बोगी में चढ़ती है तो उसी में से एक ड्राइवर इस अनुपमा को उतरने के लिए कहता है कि अनुपमा, आप लड़की इस गाड़ी में, इस बोगी में क्यों चढ़ाई हो? ये इंजन है, इसमें अगर तुम चढ़ोगी तो हमारी नौकरी को खतरा हो जाएगा, तुम और बोगियों में क्यों नहीं चढ़ी? जिस पर अनुपमा कहती है कि साहब, कुछ ही दूर का मुझे सफ़र तय करना है और यात्रियों की इतनी भीड़ थी कि मैं गाड़ी की किसी भी बोगी में नहीं चढ़ पाई। जल्दबाजी में मैं इसी में चढ़ आई। ड्राइवर कुछ देर के लिए शांत रहता है, लेकिन वो फिर से इसको कहता है कि अब तुम उतर जाओ, हम लोगों की नौकरी का सवाल है। लेकिन अनुपमा उतरती तो कहाँ जाती, क्योंकि वो अब गाड़ी में नहीं चढ़ पा रही थी और पीछे इंजन में से कोई ऐसा नहीं होता है तरीका कि इंजन से कोई व्यक्ति निकल कर किसी बोगी में पहुंच जाए। वो तो सारा कुछ, गाड़ी के जो इंजन होते हैं वो पूरी तरह अलग होते हैं। इसलिए अनुपमा वो उस इंजन में उन ड्राइवरों के साथ बैठी होती है, लेकिन एक ड्राइवर बार बार उसे उतरने के लिए कह रहा था। अनुपमा समझ चुकी थी कि ये मुझे उतार कर ही छोड़ेगा। तब अनुपमा कहती है कि साहब, आप मेरे साथ कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मुझे अब इस गाड़ी से मत उतारिए। उसी में से वो ड्राइवर, जिसका नाम रमनदीप होता है, रमनदीप कहता है कि चलो ठीक है, बैठी रहो, कुछ देर हम लोग देखते हैं। लेकिन कुछ दूर तक गाड़ी जब चलती है और इधर करीब 1 से 2 घंटे का समय गाड़ी तय करती है, जिसके बाद वो जो ड्राइवर रमनदीप होता है वो उस लड़की के यौवन को देखकर उसकी खूबसूरती पर मरने लगता है और उसे टच करना शुरू कर देता है। हालांकि लड़की भी पहले बोल चुकी होती है कि मुझे मत उतारिए, आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए उसका भी मन अब खराब हो चुका था और उसके विचार भी अब भद्दे पड़ चुके होते हैं, क्योंकि वो भी सोच रहा होता है कि इस लड़की के साथ क्यों ना मजे लिए जाए। इसलिए रमनदीप उसको जगह बेजगह टच करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो कुछ देर तक उसे जगह बेजगह टच करता है और धीरे धीरे करके एक एक करके उसके शरीर से सारे कपड़े अलग कर देता है और अपने कपड़े भी अलग कर लेता है। जिसके बाद ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में उस इंजन में ही संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक ये लोग संबंध बनाते हैं और जो रमनदीप होता है वो इस लड़की से अलग अलग तरीके से डिमांड रखता है, तो ये लड़की भी अब ये सब करने के लिए मजबूर हो चुकी होती है, इसलिए उसे ये सब उसके साथ करना पड़ता है।
यहाँ तक कि जैसे ही ये दोनों संबंध बनाकर फिर से गाड़ी की उस बोगी को चलाना, यानी गाड़ी की उसी डिब्बे में बैठ जाते, क्योंकि एक गाड़ी के इंजन में 2 पायलट होते हैं, तो दूसरा वाला तो गाड़ी चला रहा होता है और उसी में से जो रमनदीप होता है वो उस लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होता है। जैसे ये संबंध बनाने के बाद फ्री होते हैं तो फिर से गाड़ी चल रही होती है तो बैठ जाते हैं, और जब इस लड़की का उतरने का स्टेशन आता है तो एक बार फिर से रमनदीप उससे डिमांड रखता है कि एक बार फिर से मेरे साथ संबंध बनाओ। लड़की बेचारी करती तो क्या करती, वो उसके साथ फिर से एक बार संबंध बनाने के लिए राजी हो जाती है, और वो इस लड़की के साथ बड़ी ही परेशानी और घिनौने तरीके से संबंध बनाता है, जिससे लड़की की चीखें निकल जाती हैं। और वो लड़की लेकिन करती तो क्या करती, क्योंकि उसकी मजबूरी थी। जिसके बाद ये जो रमनदीप होता है इस लड़की का नंबर ले लेता है, और ये लड़की भी इसका नंबर ले लेती है, और इनमें बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लड़की अनुपमा उससे पूछती है कि आप तो अच्छा खासा कमा लेते होंगे, क्योंकि आपकी रेलवे में नौकरी है, तो आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होगी। जिस पर रमनदीप कहता है कि हाँ, मेरी सैलरी अच्छी है और मैं अच्छा कमाता हूँ। तब तक इस लड़की के उतरने की स्टेशन आ जाती है और लड़की उतर कर चली जाती है, और इधर जो रमनदीप होता है उसका भी लास्ट स्टॉपेज वहीं होता है, तो वहाँ पर जो पायलट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और रमनदीप उतर कर अपने घर चला जाता है और अपने हाथ मुँह धोकर खाना पीना खाता है। लेकिन उसका मन उस अनुपमा के गोरे बदन और उसके शरीर और उसके जो फिजिकलिटी उसके साथ जो की थी उसने उसी पर चला रहता है, क्योंकि वो लड़की देखने में बहुत ही स्मार्ट होती है। इसलिए वो उस लड़की का ख्याल अपने दिल से, अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता है। उसके मन में वही ख्यालात आ रहे होते हैं कि तब तक अनुपमा का फ़ोन उसके फ़ोन पर पहुंच जाता है और दोनों में बातचीत होने लगती है, और वो कहता है कि मैं तो आपकी याद कर रहा था और आपका फ़ोन आ गया। जिस पर अनुपमा कहती है कि याद में आप क्या कर रहे थे, आपको मेरी इतनी याद क्यों आ रही थी। जिस पर रमनदीप कहता है कि मैं यही सोच रहा था कि अनुपमा कितनी देखने में खूबसूरत है और उसने मेरे साथ क्या क्या किया। जैसे ही रमनदीप इस तरह की बातें करता है तो जो अनुपमा होती है वो कहती है कि क्या आपका फिर कुछ करने के मेरे साथ मन है। वो कहता है बिल्कुल, अगर आप राजी हों तो अनुपमा कहती है कि तो ठीक है, कल आ जाइए, हम लोग मिल लेते हैं। वो कहता है कि मिलेंगे कहाँ, हमें तो कोई जगह भी नहीं पता है, अगर आप बताएं तो किसी जगह पर मिल। जिस पर अनुपमा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ देर में बताऊंगी कि हम लोग कहाँ मिलेंगे और किस होटल में मिलेंगे। इसी के बाद ये जो अनुपमा होती है वो फ़ोन को कट कर देती है, और कुछ समय बाद ही दोबारा से वो फ़ोन उस रमनदीप के पास लगाती है और कहती है कि ऐसा है, हमने एक होटल बुक किया है, आज आप आ जाइए, हम दोनों लोग उसी होटल में चलते हैं। ये जो रमनदीप होता है वो भी आ जाता है और अनुपमा भी उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है। ये दोनों एक होटल बुक करते हैं और होटल में जाकर एंट्री लेते हैं और एक रूम में जाते हैं। जैसे ही अनुपमा और रमनदीप उस रूम में पहुंचते हैं तो रमनदीप अपनी बाहों में उस अनुपमा को जकड़ देता है, लेकिन जब तक रमनदीप अपने कपड़े चेंज करता है तब तक अनुपमा वहां पर एक अपना फ़ोन का कैमरा ओपन करके रख देती है, जिससे कि जिसके बारे में इस रमनदीप को कोई पता नहीं होता है कि उसके साथ अब होने वाला क्या है। और अनुपमा चुपके से उस फ़ोन को रख देती है, और इधर जो रमनदीप होता है वो उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। फिर से ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और इसी में घंटे 2 घंटे का समय व्यतीत हो जाता है, जिसके बाद ये लोग फिर से होटल से बाहर निकलते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही रमनदीप अपने घर पहुंचता है और अनुपमा इधर अपने घर पहुंचती है तो देखता है रमनदीप की कुछ ही देर बाद उसके फ़ोन पर उसका आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो आता है जो उसने उस अनुपमा के साथ किया। जैसे ही वो उस वीडियो को देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने जो ये घिनौना सिलसिला है जो अनुपमा के साथ किया होता है इसके बारे में तो किसी को पता भी नहीं था, और जैसे ही उसके पास ये वीडियो पहुंचता है तो अब वो उसके जो हाव भाव होते हैं वो खराब हो जाते हैं। वो सोच नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों। तब तक अनुपमा का उसके फ़ोन पर फ़ोन पहुंचता है कि तुमने अपना वीडियो देख लिया। वो कहता है देख लिया, लेकिन तुमने ये वीडियो बनाया क्यों है। जिस पर
ये जो अनुपमा होती है वो कहती है कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं अपने खाता की जो डिटेल होती है अकाउंट की मैं आपके पास भेज रही हूँ, आप मुझे मेरे खाते में 1 लाख रुपए दे दीजिए और मैं आपकी वीडियो कट कर दूँगी। जिस पर ये जो रमनदीप होता है वो कहता है कि मेरे पास तो 1 लाख रुपए नहीं है, मैं तुमको नहीं दूंगा। जिस पर अनुपमा इसको धमकी देती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। जिससे जो रमनदीप है वो और ज़्यादा घबरा जाता है और वो फ़ोन कट कर देता है। जिसके बाद उसके शरीर से पसीने छूटने लगते और वो सोच में पड़ जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है कि चलिए खाना खा लीजिए, आपका चाय नाश्ता रखा है। लेकिन रमनदीप तो उसी टेंशन में होता है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता, कहता है कि तुम जाके खा लो, मुझे अभी भूख नहीं। हालांकि रमनदीप कुछ देर की सोचने के बाद उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे ही अनुपमा के खाते में 1 लाख रुपए आते हैं, वो उन रुपयों को करीब हफ्ते 1.5 हफ्ते में ख़त्म कर लेती है और फिर से उससे डिमांड रख देती है। ये सिलसिला जब एक बार शुरू होता है तो डिमांड का फिर रुकता नहीं है। अनुपमा आए दिन उससे डिमांड करना शुरू कर देती है, जिससे रमनदीप अब बहुत परेशान हो चुका होता है, यहाँ तक कि वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं आत्महत्या करूँगा तो फिर भी इस केस का खुलासा होगा। इसलिए एक दिन वो अपने दिल को तसल्ली देकर एक पास ही के थाने में जाता है और अपनी सारी कहानी बताता है और उस अनुपमा का नंबर पुलिस वालों को देता है। पुलिस जैसे ही अनुपमा के नंबर का CDR निकालती है और उस नंबर को ट्रैक करती है तो 2 दिन के अंदर ही पुलिस अनुपमा को अपनी अंडर कस्टडी में लेकर थाने में आ जाती है और उससे इस बारे में पूछताछ करती है तो बताती है कि साहब मेरा तो ये धंधा है, काम है, मैं यही करती हूँ कि नए नए लोगों को फंस कर उनसे पैसा ऐंठना मेरा काम है। यहाँ तक कि जब पुलिस उसकी कुंडली खंगालना शुरू करती है तो देखती है कि ये कोई जो रमनदीप है ये कोई अकेला नहीं होता है, उसके चंगुल में काफ़ी सारे मर्द फंसे होते हैं। जैसे ही पुलिस इसका सारा सच बाहर निकालती है और पुलिस इसका FIR करके इसे जिला अदालत में पेश करती है, जिसके बाद इसके जेल में डाल दिया जाता है और जो रमनदीप होता है वो अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों इधर जो अनुपमा होती है उसके बाद वो जेल में पड़ी रहती है और रमनदीप फिर से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है। तो दोस्तों आज की ये सच्ची घटना सुनाने का मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि आपके दिल को ठेस पहुँचे, लेकिन आप सतर्क रहेंगे तो आपके लिए बढ़िया है। तो जय हिंद, जय भारत।